हेलो गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से सेकंड टॉपिक 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन राज्य। इससे पहले हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा था और आज देखेंगे 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन राज्य। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन सब देखिए आपके डिफरेंट एग्जाम में आया है। यहाँ पे सारा लिस्ट आपको दिख रहा होगा कि ये एसएससी के ही एग्जाम में आया है, ऐसा नहीं है। आपको रेलवे के एग्जाम में, यहाँ पे देखिए यूपी के एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में, यानी हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप सब देख सकते हैं ये क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन राज्य। नवीन राज्य को समझने से पहले आप ये समझिए कि 1526 में भारत में मुगल शासन का या मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है और यह नींव जो है बाबर से लेके औरंगजेब तक मजबूत चलती है और औरंगजेब के बाद यह नींव जो है कमजोर पड़ने लगती है और यह बाद में इतनी कमजोर पड़ जाती है कि 18वीं शताब्दी में 3 तरह के राज्य उत्पन्न होते हैं। एक उत्तराधिकारी राज्य, ये वो राज्य थे जो मुगल से ही निकल के बाहर आए थे। इन राज्यों में था हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, अवध। तो इनकी स्थिति आप देख सकते हैं, जैसे अवध यहाँ पे है, बंगाल आपका यहाँ पे आ गया, कर्नाटक आपका यहाँ पे आ गया और हैदराबाद आपका यहाँ पे आ गया। ये वो रास्ते जो मुगल के अंतर्गत थे और बाद में मुगल से खुद को अपने आप को अलग करके एक अलग अपना आजाद प्रांत बना लिया था। दूसरे रास्ते स्वायत्त। स्वायत्त राज्य वो रास्ते जिनको मुगल से ना कोई मतलब ही नहीं था और वो थे मैसूर और केरल। तो मैसूर यहाँ पे रहा और केरल आपका ना यहाँ पे था, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी के रास्ते विद्रोही राज्य। ये वो राज्य थे जो हमेशा मुगल सत्ता से टकराते रहते थे, जैसे मराठा साम्राज्य, मराठा। तो एक टाइम तो उन्होंने पूरे भारत पे ही एक तरह से अपना परचम लहरा दिया था। जैसे सिख राज्य, सिख राज्य आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे जाट राज्य, ये राज्य वो रास्ते जो हमेशा मुगल साम्राज्य से टकराते रहते थे। तो 3 तरह के रास्ते, उत्तराधिकारी राज्य, स्वायत्त राज्य और विद्रोही राज्य। तो बारी बारी से हम आते हैं। सबसे पहले उत्तराधिकारी राज्य में हैदराबाद। तो भैया देख लीजिए हैदराबाद, हैदराबाद यहाँ पे। सबसे पहले ये समझिए कि हैदराबाद का जो स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था वो था निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क कौन था? तो मोहम्मद शाह ने इसको दक्कन में ना नियुक्त सूबेदार के पद पे रखा हुआ था। अब देखिए 2 तरह का पद होता था, एक दीवानी पद होता था और एक सूबेदार पद होता था। दोनों पद को थोड़ा सा समझिए। देखिए दीवानी पद वो होता था जहां पे टैक्स वैक्स कलेक्शन की बात आती थी, भू राजस्व, कृषि राजस्व, इन सबको जो इकट्ठा किया जाता था उसको बोला जाता था दीवानी, जो टैक्स वैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है ना, कानून वानून को देखता था। सूबेदार जिसके पास ताकत होती थी, यानी कि जिसके पास सेना होता था। तो हर प्रांत में जो है मुगल वो 2 पद नियुक्त करता था, एक दीवान का पद और एक सूबेदार का पद। तो दोनों पद एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करे, ठीक है, दोनों पद मजबूत होता था प्रांत में। तो सूबेदार था ये, मोहम्मद शाह रंगीला ने दक्कन में इसको सूबेदार नियुक्त किया था, निजामुल मुल्क को। बाद में यह 1720 से 1722 के बीच में दक्कन में अपनी स्थिति मजबूत करता है और फिर 1724 में हैदराबाद को है स्वतंत्र राज्य बना लेता है। दक्कन कौन था? देखिए इसी वाले एरिया को ना हम दक्कन कहते थे उस टाइम में, ठीक है। हैदराबाद में अपनी स्थिति मजबूत करता है और फिर अपने हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य बना लेता है, यानी कि स्वतंत्र प्रांत बना लेता है कि हम मुगल से हटके हैं भाई, हम अलग हैं, ठीक है। हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। इसका साक्ष्य ये मिलता है कि हिंदू एक पूर्णचंद था जिसको उन्होंने अपना दीवान बनाया था, यानी कि टैक्स वैक्स कलेक्टर, ठीक है। फिर 1724 में सुखेर केरा का युद्ध होता है जिसमें निजाम उल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया, जो हैदराबाद का सूबेदार था, जो बाद में मोहम्मद शाह रंगीला ने बाद में जिसको नियुक्त किया निजाम उल मुल्क के बाद, उसको बाद में पराजित कर देता है। फिर मुगल बादशाह के पास कोई काम नहीं रहता है तो मुगल बादशाह उसे निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त करता है और आसफ जाह की उपाधि प्रदान करता है। तो निजाम उल मुल्क जो है अपने आप को स्वतंत्र तो कर लेता है, लेकिन जो पेशगी है वो मुगल साम्राज्य को भेजता रहता है, ठीक है। बाद में 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद हैदराबाद जो आंतरिक संघर्ष में अपने आप को खोखला करता जाता है और बाद में देखिएगा कि कर्नाटक जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कर्नाटक के प्रश्न पे अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ये फंस जाता है, ठीक है। अब ये अंग्रेज और फ्रांसीसी और कर्नाटक का मुद्दा क्या है वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने भारत पे विजय शुरू किया। तो हैदराबाद में जो याद रखने वाले जो इंपॉर्टेंट तथ्य ये डिस्कस हो गया, ध्यान रखिएगा। संस्थापक निजाम उल मुल्क है, क्योंकि कुछ
संस्थापक है ना, आपको लगेगा कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे कर्नाटक, भाई इस कर्नाटक का जो स्थापना है या कर्नाटक का संस्थापक है वो है सआदत उल्ला खां। कर्नाटक हैदराबाद से जस्ट नीचे, जिसपे अंग्रेज और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में लड़ाई करेगी, ठीक है। इसकी राजधानी थी आरकोट। सआदत उल्ला खां जब मर जाता है उसके बाद इनका उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, इससे में कर्नाटक की स्थिति बिगड़ती है, हैदराबाद भी इसमें शामिल होता है और बाद में हैदराबाद भी इसके चपेट में आ जाता है और अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण बनता है और इसी के बीच अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध भी लड़ता है। तो इसमें ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखिएगा, ये युद्ध वाला जो फैक्ट है वो आगे वाले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बंगाल, जहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। देखिए बाबू, बंगाल की जो स्थापना है या उसके संस्थापक जो है, जो उत्तराधिकारी राज्यों में बंगाल को जो अलग किया मुगल से, वो थे मुर्शिद कुली खां, ठीक है। मुर्शिद कुली खां कौन था? तो भाई 1700 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। याद करिए, जब मैं आपको दीवान और सूबेदार बता रहा था तो दीवान उसको नियुक्त किया था, किसको? भाई मुर्शिद कुली खां को। 1717 में फर्रुखशियर ने सूबेदार भी बनाया, ठीक है। औरंगजेब 1707 में मर जाता है, इसके बाद बहादुर शाह प्रथम बनता है, फिर फर्रुखशियर बनता है। तो पहले तो औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को दीवान तो बनाया था, प्लस सूबेदार भी बना दिया। तो अब याद रखिए, दीवान भी हो गया प्लस सूबेदार भी हो गया, यानी कि दोनों का ताकत उसी के पास आ गया। तो एक तरह से देखा जाए तो बंगाल एक आदमी के कब्जे में था और वो था मुर्शिद कुली खां। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मुर्शिद कुली खां के समय 3 विद्रोह हुए जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रथम विद्रोह किया था सीताराम राय ने, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने। दूसरा विद्रोह किया था सुजात खान ने और तीसरा विद्रोह किया था नजात खान ने। बंगाल की जो राजधानी जो पहले ढाका थी, मुर्शिद कुली खां उसको ढाका से क्या करता है? मुर्शिदाबाद ले आता है। तो पहला चीज तो ये याद रखिएगा कि ढाका से मुर्शिदाबाद लाता है। कौन लाता है? मुर्शिद कुली खां, क्योंकि एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। 1727 में मुर्शिद कुली खां जो है मर जाता है, फिर उसका जो दामाद होता है सुजाउद्दीन, वो बंगाल का नवाब बनता है और सुजाउद्दीन का बेटा बाद में सरफराज खां बंगाल का नवाब बनता है। फिर 1740 में बिहार का जो नायब होता है अलीवर्दी खां, वो सूबेदार अलीवर्दी खां जो होता है वो सरफराज खां को युद्ध में हरा देता है और फिर ये बन जाता है अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब। सरफराज खां को जो हराता है वो गिरिया के युद्ध में हराता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बन जाता है, तो कर्म ध्यान रखिए, सबसे पहले भाई था मुर्शिद कुली खां, ठीक है। मुर्शिद कुली खां का जो दामाद था वो था सुजाउद्दीन बनता है। फिर सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां ये बनता है नवाब। सरफराज खां को हरा देता है कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां कहाँ का था? भाई बिहार का नायब सूबेदार था और अलीवर्दी खां सरफराज खान को हरा देता है। फिर अलीवर्दी खां यहाँ का नवाब बनता है। अलीवर्दी खां के बाद उसका जो नातिन होता है या जो बोलते हैं नातिन का मतलब ये होता है बेटी का बेटा, यानी कि अलीवर्दी खां की जो बेटी थी और उसका जो बेटा था, और उसका बेटा कौन था? सिराजुद्दौला, वो बनता है नवाब। तो ये कर्म थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका जो दोहित्र यानी कि पुत्री का पुत्र, बेटी का जो बेटा था सिराजुद्दौला, वो नवाब बना। तो ये कर्म थोड़ा सा याद रखिएगा बंगाल के बारे में। बाद में बंगाल में सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में आप देखिएगा प्लासी का युद्ध होगा और धीरे धीरे बंगाल पे अंग्रेजों का कब्जा होगा, जो हम आगे देखेंगे। अब बात कर लेते हैं अवध। भाई अवध की स्थिति देख लीजिए। अच्छा, बंगाल की स्थिति ये पूरा है बंगाल, ये जो बांग्लादेश देख रहे हो वो भी पहले बंगाल के अंतर्गत ही आता था। अवध की स्थापना जो है सआदत खान ने की। देखिए यहाँ पे ध्यान रखें, कर्नाटक का सआदत उल्ला खान ने, हैदराबाद का निजामुल मुल्क ने, बंगाल का मुर्शिद कुली खान ने, अवध का सआदत खान ने। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। 1739 में नादिर शाह ने जब दिल्ली पे आक्रमण किया था तो मोहम्मद शाह ने सआदत खां को दिल्ली बुलाया था और इस युद्ध में सआदत खां की मृत्यु हो गई थी। यानी कि 1739 में सआदत खान की मृत्यु हो जाती है, यानी कि मर जाता है। अब मरने के बाद उसका जो भतीजा सफदरजंग है वो नवाब बनता है और सफदरजंग वही सफदरजंग है जो आज हम लखनवी तहजीब की बात करते हैं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में कुछ इस तरह की तहजीब की जो बात करते हैं, ये सफदरजंग के समय में ही ये लखनवी तहजीब विकसित हुई थी, ठीक है। बाद में 1754 में सफदरजंग की भी मृत्यु हो जाती है और फिर सफदरजंग का जो बेटा होता है शुजा-उद-दौला, वो नवाब बनता है। शुजा-उद-दौला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुगल बादशाह शाह आलम जिसको दिल्ली की गद्दी से हटा दिया जाता है, यानी कि दिल्ली से वो भागता है, तो शुजा-उद-दौला के ही दरबार में रहता है
और शुजा-उद-दौला आपको आगे भी मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1761 के आप जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो शुजा-उद-दौला ने अब्दाली का साथ दिया था। देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो आपको अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था। अब्दाली वर्सेस मराठा हुआ था। तो शुजा-उद-दौला ने जो है ना अब्दाली का साथ दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। शुजा-उद-दौला इस बात के लिए भी ध्यान रखिएगा, आगे जब बक्सर का युद्ध होगा उस टाइम में भी ये आएगा। बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध के बाद होता है, तो इसको मैं अभी छोड़ता हूँ, आगे मैं इस कहानी को कनेक्ट करूंगा। बस मैं आपको बता देता हूँ शुजा-उद-दौला आगे भी आएगा, शाह आलम द्वितीय आगे भी आएगा बक्सर के युद्ध में। आते हैं अब भाई उत्तराधिकारी राज में हमने देख लिया 4, निजामुल मुल्क हैदराबाद की स्थापना, सआदतुल्लाह खां कर्नाटक की स्थापना, मुर्शिद कुली खां बंगाल की स्थापना, सआदत खां अवध की स्थापना। ठीक है, उत्तराधिकारी राज जो मुगल से ही निकले थे। अब आते हैं स्वायत्त राज, जिसको मुगलों से कोई मतलब नहीं था। सबसे पहले था मैसूर। भैया मैसूर जो है विजयनगर साम्राज्य के बाद ही उत्पन्न हुआ, जब विजयनगर साम्राज्य का खात्मा हो गया, और यह खात्मा हुआ था तालीकोटा के युद्ध से। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है और इसी साम्राज्य के कब्र पे मैसूर का उदय होता है। ठीक है, और मैसूर में जिसका शासन चलता है उस वंश का नाम होता है वाडियार वंश। वाडियार वंश का जो अंतिम शासक था या अंतिम राजा था चिक्का कृष्ण राज। लेकिन चिक्का कृष्ण राज जो था वो बस नाम मात्र का था, यानी कि कुछ नहीं करता, बस भाई गद्दी पे बैठा है। असली जो शक्ति थी वो नंजराज और देवराज जो उनके मंत्री थे उनके हाथों में थी। बाद में मैसूर में जो हैदर अली है नंजराज और देवराज को हटा देता है और मैसूर की सत्ता अपने हाथों में ले लेता है 1761 में। ध्यान रखिएगा हैदर अली का ही बेटा आपको मिलेगा टीपू सुल्तान। और आगे मैसूर और अंग्रेजों के बीच में कैसे युद्ध होगा वो हम आगे देखेंगे, और मैसूर के बारे में, टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में भी जो नए तथ्य मतलब जो जानना है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब आते हैं भैया केरल। केरल में देखा जाए तो 4 प्रमुख राज थे, कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और ट्रावनकोर, और ये सब थे आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रावनकोर राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में ट्रावनकोर को प्रमुखता मिली और उन्होंने डच को हराकर केरल से डचों को समाप्त कर दिया। ठीक है, ये ध्यान थोड़ा सा रखिएगा। अच्छा, अगर आपको याद है तो बताइए डच ने अंग्रेजों के साथ कौन सा युद्ध किया? अगर पिछला लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कौन सा युद्ध किया और किस ईस्वी में किया। चलिए युद्ध में बता देता हूँ, नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप ही बताओ। चलिए अब आते हैं भाई विद्रोही राज्य जो बार बार मुगल साम्राज्य की सत्ता के खिलाफ लड़ते रहते थे। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं मराठा राज। मराठा यहाँ पे था पश्चिम में, लेकिन करीब करीब बहुत जगह पूरे भारत में ही उन्होंने एक टाइम तक कब्जा कर लिया था। 18वीं शताब्दी में जो सबसे शक्तिशाली राज था वो मराठा साम्राज्य था, क्योंकि मुगल साम्राज्य के बाद जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था वो मराठा ही थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और यहाँ से मुगल शासक या मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। औरंगजेब अपने जब मरा नहीं था तो उस टाइम में उन्होंने क्या किया था, शिवाजी का जो पोता था या शिवाजी के जो पोते थे साहू जी, उसको वो कैद कर लेता है। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो जो शासक बहादुर शाह प्रथम है वो छत्रपति शिवाजी के पुत्र साहू जी को आजाद कर देता है। साहू जी जाते हैं और सतारा को अपना केंद्र बनाते हैं। महाराष्ट्र में एक पार्ट है सतारा, सतारा को अपना केंद्र बनाते हैं और शासन प्रबंध की देखभाल जो है पेशवा को सौंप देते हैं। और यहीं से पेशवा जो प्रधानमंत्री हुआ करता था आधिपत्य का शुरुआत होता है। ठीक है, 1713 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और शिवाजी के बाद मराठा राज का दूसरा संस्थापक यही थे, यानी कि मराठा राज को इन्होंने कंसोलिडेट किया और युद्ध लड़ा, काफी सारा युद्ध लड़ा और काफी सारा भूभाग पे धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। फिर बालाजी विश्वनाथ जी की मृत्यु हो जाती है, फिर बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं। ठीक है, बाजीराव प्रथम शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। ये बाजीराव प्रथम जो थे, शिवाजी जिस तरह से छापामार युद्ध गुरिल्ला युद्ध करते थे, इसके बाद शिवाजी के बाद यही थे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य को बाजीराव प्रथम ने मराठा जो छोटा सा राज था उसको बड़े राज्य यानी कि साम्राज्य के रूप में बदल दिया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बाजीराव प्रथम बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत। फिर बाजीराव प्रथम की भी मृत्यु हो जाती है, फिर बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं। फिर 1749 में साहू जी की भी मृत्यु हो जाती है और फिर सारा काम जो है पेशवा के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि पेशवा ही मराठा साम्राज्य के सर्वोपरि हो जाता है। फिर 1761 में इनका युद्ध जो है अब्दाली के साथ होता है 1761 में, जिसको पानीपत का तीसरा युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें मराठे पराजित हो जाते हैं और जिसमें उनके जो सेनापति है मराठाओं के सदाशिवराव और विश्वासराव मारे जाते हैं। और यहाँ से इनकी शक्ति जो है धीरे धीरे कमने लगती है। इनकी मृत्यु जो सदाशिव और विश्वासराव मारे जाते हैं, इनकी जो मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं बालाजी बाजीराव
और वो भी मृत्यु की शैया पे लेट जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। फिर माधवराव 17 वर्ष की उम्र में पेशवा बनते हैं। अब माधवराव ने फिर से मराठा शक्ति को जीवित किया और 1772 में माधवराव की मृत्यु होती है। फिर सत्ता के लिए संघर्ष होता है, अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है और फिर मराठा शक्ति अंग्रेजों के पास चली जाती है। थोड़ा सा मराठा साम्राज्य जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे भी देखिएगा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट तथ्यों को। अब आते हैं भैया सिख राज। मुगल काल में जो पंजाब प्रांत की राजधानी लखनऊ थी, मुगल काल में जो पंजाब प्रांत की राजधानी थी वो लाहौर थी, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए कि सिख थे कहाँ, तो सिख थे आपके यहाँ पे, यहीं से बाहरी लोगों का आक्रमण होता था भारत पे और सिख वहीं पे थे, ठीक है। तो मुगलों से इनका निरंतर टकराव होता गया और फिर बाद में 18वीं सदी में सिखों का उदय एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल पावर के रूप में इमर्ज हुआ, ठीक है। इसमें सबसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिख धर्म की जो स्थापना है ना गुरु नानक देव ने की है, उनके 10 गुरु हैं, उनके बारे में हम किसी और लेक्चर में आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सिखों के जो 10 गुरु है उसमें जो अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने व्यक्तित्व गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर दिया, यानी कि जो आपके 10 गुरु हैं सिख को, लास्ट गुरु गोविंद सिंह जी के होने के बाद इनको खत्म कर दिया और खालसा पंथ की उन्होंने स्थापना की, जिसके तहत कहा गया कि सिखों को ना 5 चीज धारण करना पड़ेगा, जिसको 5 कक्के कहा गया। 5 कक्के का मतलब 5 क वाला चीज, जैसे केस, कंघा, कृपान, करा और कच्छा, ये धारण करना पड़ेगा जो सिखों को अलग दिखाएगा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है गुरु परंपरा समाप्त हो जाती है व्यक्तिगत गुरुत्व की, और बाद में सिखों का जो नेतृत्व है वो बंदा बहादुर जो है संभालते हैं। बंदा बहादुर को उनके जो शिष्य है उनको सच्चे बादशाह या सच्चे पातशाह के नाम से भी पुकारते हैं। 1716 में फर्रुखशियर जो है बंदा बहादुर की उनके बेटों सहित हत्या कर देता है और फिर जो सिख राज जो उठता रहता है वो धीरे धीरे गिरने लगता है। लेकिन फिर उसको मौका मिलता है जब नादिर शाह दिल्ली पे और अब्दाली मराठाओं पे आक्रमण करते हैं और एक तरह से मुगल शक्ति एकदम खत्म हो जाती है, मुगल नेतृत्व कमजोर हो जाता है, तो फिर से सिख राज धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। तो फैजलपुर के कपूर सिंह के नेतृत्व में पुनः पंजाब के सिख किसान जो छोटे छोटे समूह में बटे थे, फिर इनको कपूर सिंह एक साथ करता है और एक दल खालसा के रूप में इन समूह को विकसित करता है। फिर कपूर सिंह की मृत्यु हो जाती है, फिर उसका जो नेतृत्व है दल खालसा का वो जस्सा सिंह अहलुवालिया करते हैं। जस्सा सिंह के नेतृत्व में सिख जो 12 बड़े बड़े समूह यानी कि जिसको मिसल कहा जाता था उसमें संगठित हो चुके थे। कितने समूह में? 12। किसके नेतृत्व में? जस्सा सिंह के नेतृत्व में। और जो बड़े बड़े ग्रुप थे, जो मिसल थे, उसकी हर मिसल की अपनी पहचान थी, एक झंडा होता था और एक निशान होता था। अब बात करते हैं जाट राज। जाट राज जो है एक खेतिहरों की जाति है जो दिल्ली और आगरा और मथुरा के आसपास रहते थे, इन्हीं को जाट कहते थे। भरतपुर के जाट राज की जो स्थापना है वो चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी, ठीक है। जाट नेता सूरजमल को जाटों का अफलातून या प्लेटो भी कहा जाता है। फिर 1763 में जो है सूरजमल की जो है मृत्यु हो जाती है और फिर जाट राज का जो उत्कर्ष थम जाता है और जाट राज यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इस तथ्य को भी बच्चा पार्टी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और शेयर करिए।